दोस्तों नमस्कार। आर्यम इंग्लिश क्लासेस पर आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना देखते हैं। इसके पहले हम इसके ऊपर 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम टेंस परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन, इन तीनों परिवर्तन को बता दिए, जो कि कॉमन रूल्स हैं, हमेशा आपको ध्यान देने हैं। अब जो है आपको स्पेशल रूल्स की तरफ ले चल रहे हैं। स्पेशल रूल्स का मतलब असर्टिव सेंटेंस में जो नियम लगेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नियम लगेंगे, अलग अलग रूल्स रहेंगे। मतलब अब क्या कंजक्शन लगेंगे और कौन सी रिपोर्टिंग पर किस में बदलना है, बस यही आपको ध्यान देना है। बाकी सारे परिवर्तन आपको पीछे बताए जा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस और इसकी पहचान क्या है। असर्टिव सेंटेंस की कैसे जानेंगे आप असर्टिव सेंटेंस है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कौन सा सेंटेंस है तब तक गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके नियम अलग अलग हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सबके नियम अलग अलग हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो 5 प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, पहचान इसकी जान लीजिए कि इसमें जो है असर्टिव सेंटेंस जो है वक्ता का साधारण कथन होता है। मतलब साधारण ढंग से कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स तथा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से आरंभ होता है। मतलब कोई भी वाक्य जो रहेगा असर्टिव सेंटेंस वो सब्जेक्ट से आरंभ होगा। सब्जेक्ट से आरंभ होने का मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट से आरंभ होते हैं। इसका नियम क्या है इनडायरेक्ट बनाने का, तो इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम आप याद कर लीजिए, से के स्थान पर से, यानी कि से के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है टू लगा के तो से ही रहेगा। तो से के स्थान पर से ही रहने दो। से टू अगर है, से टू कब रहेगा, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, तो आप से टू को टेल में बदल देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए से में यस लगा है, सेज टू रहेगा, तो भी आप क्या कर देंगे, टेल से कर देंगे। ठीक है, सेइंग टू है तो टेलिंग कर देंगे। क्लियर, यानी कि कोई भी से का किसी रूप में किसी भी फॉर्म में हो। आप अब देखिए से का सेड के बाद कुछ नहीं रहता, सेड ही रहेंगे। अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड कर देंगे, यानी कि से का फर्स्ट सेकंड यस ये कोई भी फॉर्म हो, उसके साथ अगर टू है तो वही मतलब टेंस वही रहेगा, फॉर्म वही रहेगा, केवल आप टू को हटा दीजिए बस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखें, से का से, टेल से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेड टू का ठीक है टोल्ड, सेड का सेड ही रहेंगे। ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप देखिए और क्या दूसरा क्या नियम होगा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब इन डायरेक्ट में क्या करते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग भी हम जरूर करते हैं। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। ठीक है, कंजक्शन दैट का लोप भी कर सकते हैं। मतलब कभी कभी आपको ऐसे वाक्य मिल जाते हैं कि इसमें कंजक्शन दैट लोप मतलब छोड़ दिया जाता है, उसमें छिपा रहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं, अक्सर तो आपको 99% केस में दैट रहेगा। चलिए आपको एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा ब्रिजेश इज ए गुड बॉय, ब्रिजेश एक अच्छा लड़का है। मान लीजिए ये वाक्य आ गया, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे आप। अब देखिए सेड के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे। कंजक्शन काम इन और कामों को हटा के दैट का उपयोग कर देते हैं कंजक्शन के रूप में। अब टेंस परिवर्तन भी आपको बताएगा कि अगर ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तो इसको भी पास्ट टेंस में कर देंगे। तो इस तरह से जो है द टीचर सेड दैट ब्रजेश वाज ए गुड बॉय, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दैट कंजक्शन लगा है, इसका वाज हो जाता है। तो दूसरा वाक्य क्या है, ठीक है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा ब्रजेश इज ए गुड बॉय, ब्रजेश एक अच्छा लड़का। तो अब यहाँ क्या है, सेड टू का देखिए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है प्रिंसिपल, इसके बाद टू भी लगता है, टू करके ऑब्जेक्ट लिखा। सेड टू का टोल्ड कर दिया, टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ब्रजेश वाज ए गुड बॉय। तीसरा वाक्य है द मिल्क मैन सेज, मिल्क मैन यानी ग्वाला कहता है माई काउ डज नॉट गिव मच मिल्क। तो इसमें क्या किया गया, दैट सेज के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत करिए आप परिवर्तन, दैट लगा के जोड़ दिया गया। माई का देखिए अब मिल्क मैन के अनुसार जो है हिज हो जाएगा। ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो जाएगा। और काउ डज नॉट गिव मच मिल्क। अब यहाँ क्या है देखिए, टेंस परिवर्तन नहीं होता अगर सेज रहता है या विल से रहता है, नहीं प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए चौथा, आल विल से सभी कहेंगे, देखिए फ्यूचर टेंस में विल से, इसमें भी नहीं परिवर्तन होगा।
दैट लगा के जोड़ दिया गया, दैट द पीपल शुड नॉट यूज आइटम बम, सब कुछ वही रहेगा। तो ये इस तरह से आप जो है आराम से असर्टिव सेंटेंस का बना सकते हैं, बेसिक रूल यही है। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि कंपटीशन लेवल तक आते हैं, ठीक है, तो जहाँ गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है और बाकी सभी के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए देखते थे कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल है, ये तो बेसिक रूल था। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तथा वर्ब के संबंध में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो उस समय ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़ता है, ठीक है। और वर्ब से रिलेटेड भी कुछ रूल देख लेते हैं। यहाँ भ्रांति है कि देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दिए होने पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, कि मतलब ये सब लोग कहते हैं कि ना दिया हो थर्ड पर्सन मान लेना चाहिए। यह कोई नियम नहीं है, लेकिन यह कोई नियम नहीं है, यह केवल सुविधा के लिए छोटी क्लासेस के बच्चों को बता दिया जाता है। बता दिया जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप थर्ड पर्सन का मान लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का हमेशा माना जा सकता है। अतः निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिसकी कमी हो जिस पर्सन की वो ऑब्जेक्ट मानिए, सही यही पड़ेगा। जैसे मैथ में होता है कि जिसकी कमी रहती है वो चीज़ हम मान लेते हैं। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा मानना ज़्यादा सही होगा, इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको मानना ही पड़ेगा। सेकंड पर्सन का आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बना नहीं पाओगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन माना जाता है, ठीक है। देखिए उदाहरण, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिए आई फर्स्ट पर्सन है और यहाँ यू सेकंड पर्सन है। तो अब जब यू रहेगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, इधर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी, तभी तो ज़रूरत पड़ेगी मानने की। अब देखिए यहाँ क्या मान लेंगे आप, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, थर्ड की कमी, थर्ड आप मान लिए। थर्ड में आप हिम या हर दोनों में से कोई भी मान सकते हो। अगर बहुवचन मानना हो तो आप देम भी मान सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ, आई टोल्ड हिम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि आई सेड है तो सेड के बाद टू हिम अपने मन से आप मान सकते हैं। इसको ऐसे आई सेड टू हिम यूज लुक टू बी ए थिम, तो इस तरह से सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो गया। क्योंकि यहाँ अगर हिम लिखोगे इनडायरेक्ट में, तो अगर हिम लिखोगे तभी लिख सकते हो जब सेड को टोल्ड में बदलोगे, ठीक है। तो इस तरह से आई टोल्ड हिम दैट कर दिया गया। अब यू का जो है हिम यहाँ मान लिया तो ही हो गया, लुक का लुक्ड हो गया, टेंस परिवर्तन हो गया सेड के अनुसार, सेड के नाते, और टू बी ए थी। अब दूसरा देखते हैं नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन माना जाता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है, यू सेकंड पर्सन, थर्ड तो यहाँ फर्स्ट पर्सन की कमी है तो आप फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा ही, अब यहाँ मी मानोगे तो सेड का टोल हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यू का जो हम मी माने हो तो मी के अनुसार आई हो जाएगा सब्जेक्ट, आई मे का माइट हो जाएगा पास्ट टेंस, माई पोस्ट दीज का दोज हो जाएगा निकटता सूचक शब्द है लेटेस्ट, टुमारो का निकटता सूचक है तो दूरी वाले में हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इस तरह से जो है मान लेते हैं, अन्यथा भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट माना चाहिए। मतलब ये चीज़ है कि फर्स्ट और सेकंड है तो थर्ड मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड और सेकंड है फर्स्ट मान लीजिए, नहीं तो आप भाव के अनुसार यानी अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानना चाहिए, कोई भी मान सकते हो अर्थ में अगर परिवर्तन ना हो तो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय मदर सेड, मेरी माँ ने कहा यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो हम दूसरे से कहेंगे माय मदर एडवाइज्ड मी, तो यहाँ सलाह दिया जा रहा है ना, तो मी आप एडवाइज में बदल दिया जाता है, तो अब यहाँ सेड को एडवाइज कर दिए, या फिर आप टोल्ड मी भी कर सकते थे, दैट आई मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है। यू का जो है हम मी मान लिए, आप आई कर दीजिए। या फिर ऐसे देखिए, माय हिज मदर से, उसकी माँ ने कहा यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो हम कहेंगे हिज मदर एडवाइज्ड हिम, यहाँ हिम मान लिए, दैट ही मस्ट गेट अप अर्ली। दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट है मेरी माँ, अगर मेरी माँ कह रही है तो मुझसे ही कहेगी, इसलिए हम ही मान लिया गया। अगर देखिए उसकी माँ कह रही है तो सीधी सी बात है उससे ही कहेगी कि तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए। इस तरह से आप अर्थ के अनुसार आप मान सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे अर्थ में अनर्थ ना हो। अर्थ के अनुसार मानिए या जिसकी कमी है उसको मानिए तो बेटर रहता है। दूसरा नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के संबंध में भी कुछ नियम जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सब लोग सोचते हैं कि टोल्ड ही बदला जाएगा असर्टिव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में भी कुछ हम अपनी भ्रांतियाँ जो है कन्फ्यूजन दूर कर लें। तो हमारा नियम क्या करा कि स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट बदलते समय यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड, टोल्ड, टेल आदि का ही प्रयोग किया जाए, ठीक है। अपितु भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ या भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से अर्थ या भाव प्रकट हो रहा है कोई भी आप वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के पेपर में टोल्ड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा, तो ये सब आ जाएगा तो आप समझ कम पाओगे, इसलिए जानना चाहिए कि हाँ इनका भी प्रयोग हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इनडायरेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ भी मतलब कि माना जा सकता है। जैसे देखिए ही सेड, उसने कहा आई हैव टोल्ड ए लाई, कि मैंने झूठ बोला हूँ, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही एडमिटेड दैट ही हैड टोल्ड ए लाई, उसने स्वीकार किया कि वह झूठ बोला है। ठीक है, यहाँ सेड दैट भी का दो गलत नहीं होगा, लेकिन एडमिटेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसने कहा कि वह झूठ बोला मतलब वो स्वीकार किया है, इसलिए स्वीकार करना कहीं एडमिटेड लिख दिए। अब यहाँ देखिए स्वीकार करना कहीं कन्फेस्ड भी होता है, कन्फेस्ड माने सहमत होना होता है, आंसर्ड उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर देना, प्रॉमिस्ड वादा करना, एश्योर्ड माने भरोसा दिलाना, ऑब्जर्व माने देखा या निरीक्षण किया, पॉइंटेड आउट माने इशारा किया, एडेड मतलब बोला, आगे बोला, कंप्लेंट माने शिकायत किया। इस तरह से जो भी अर्थ है उसी हिसाब से आप सेड को बदल सकते हो। दूसरा वाक्य फिलहाल है आई सेड, मैंने कहा आई विल पे द रेंट सून, मैं भाड़ा को जल्द ही पे माने चुका दूंगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड पे द रेंट सून, मैंने वादा किया कि मैं भाड़ा जल्द ही चुका दूंगा। तो यहाँ क्या है, मैंने कहा कि मैं चुका दूंगा, ये भी सही है, लेकिन यहाँ प्रॉमिस्ड का प्रयोग अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, अर्थ के अनुसार इस तरह से बदलना चाहिए, ज़्यादा बेटर माना जाता। आगे कुछ और रूल देख लेते हैं जो कि असर्टिव सेंटेंस से ही है, क्योंकि असर्टिव आप सभी रूल देख लेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एक होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस किसको कहते हैं, संबोधन करता है, इसका हिंदी होता है संबोधनकर्ता को बदलने के संबंध में। तो कभी कभी वाक्य में जैसे इन रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन करता आ जाता है, तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट स्पीच में वक्ता जिससे बात करता है उसे प्राय रिपोर्टिंग क्लास में न देकर रिपोर्टेड क्लास में दे दिया जाता है। मतलब वक्ता जिससे बात करता है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है। उसके बाद कामा या साइन ऑफ एड्रेस, साइन ऑफ एड्रेस मतलब संबोधन का चिन्ह दिया होता है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं या एड्रेसिंग या कॉलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या, देखिए डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो है आप इसमें नहीं दिया गया, इन्वर्टेड कामा के अंदर दे दिया, इसको ऐसे भी कह सकते द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, लेकिन वैसा ना देखे, कहा गया कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि यही जो है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, संबोधन करता है कौन, स्टूडेंट्स, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का करता तो यही है। ठीक है, संबोधन करता है, तो इसके बाद कामा का प्रयोग किया है, तो इसमें तो कर्ता बना दिए, लेकिन ये वास्तव में ये रिपोर्टिंग स्पीच का ही पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट का लिख दीजिए। उसके बाद हम इसे अब आई से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए हल किया करके रखा गया, द टीचर सेड, अब यहाँ स्टूडेंट्स को उसको मिला देंगे तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट लगा दीजिए, आई का ही कर दिया, आई एम का आवाज, गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। या फिर देखिए दूसरा वाक्य है द लीडर सेड, नेता ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं एवं सज्जनों, ठीक है, आई एम हैप्पी टू बी विथ यू दिस आफ्टरनून, मैं इस दोपहर के बाद तुम्हारे साथ होकर बड़ा खुश हूँ। तो अब इसमें क्या है, इसका एक तरीके से था कि द टीचर इसी तरह स्टूडेंट्स की तरह टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, नेता ने महिला पुरुषों को बताया कि वह बहुत खुश था। लेकिन यहाँ ज़्यादा नेता स्तर क्या संबोधन करते हैं, तो इसलिए आप एड्रेसिंग का प्रयोग कर दीजिए तो और अच्छा माना जाता है। एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं तो क्या एड्रेसिंग में संबोधित करती है, किसको संबोधित करती है, जो भी यहाँ इन्वर्टर कामा में पहले नंबर पर है जिसके बाद कामा लगा है ये संबोधन का निशान, तो उसको आप लिख दीजिए एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद यहाँ कामा लगा दीजिए, अब कामा लगा रहा था क्योंकि थोड़ा रुक के हम कहते हैं तो इसलिए कामा लगा दिए। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट क्या है द लीडर, उसके बाद वर्ब लिख देते हैं सेड, उसके बाद दैट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एक बात ये भी बात, अगर यहाँ सेड टू मी होता है, सेड टू देम होता है तो यहाँ टोल्ड देम हो जाता है। ठीक है, दैट, और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड दैट, सेड है तो सेड दैट कर दिए। अब यहाँ क्या है, आई का ही कर दिए, वाज हैप्पी टू बी विथ देम दैट आफ्टरनून। अब यहाँ यू का जो है लेडीज एंड जेंटलमैन का अनुसार देम हो जाएगा, दैट आफ्टर दिस का दैट हो जाएगा। इस तरह से संबोधनकर्ता वाले बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी बुक से जो है कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, तो उसको आप कमेंट करके हमारे पास भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। देखिए एक और रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, यदि वी अस आवर, ये तीन शब्दों पर आपको ध्यान देना, वी अस आवर का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए हो तो इनका पर्सन नहीं बदलते हैं, ना ही टेंस बदलते हैं।
मतलब वी अस आवर अगर है तो ये तो मतलब कि प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लिख तो इसको बदलेंगे नहीं, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो नहीं कि थर्ड और सेकंड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, न टेंस से बदलेंगे। उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, भले छोटा वाक्य है लेकिन परीक्षा माने लायक है। द सेंट सेड माने साधु ने कहा, वी आर मोर्टल्स, हम सभी मरणशील हैं, हम मरणशील हैं। तो ये क्या है, वी का प्रयोग यहाँ मानव, पूरी मानव जात के लिए हुआ है कि मतलब हम मतलब जितने मनुष्य हैं सभी लोग मॉर्टल्स माने मरणशील, यानी ये नश्वर हैं, एक दिन जरूर मरेंगे। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट लगा के इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं होगा दैट लगा के, और वी प्रोनाउन है, मानव जात के नाते प्रोनाउन भी नहीं बदला जाए। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वाक्य, ऐसे ही वाक्य अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ लिए हैं एसर्टिव सेंटेंस, अब इसका 10 प्रैक्टिस, हम 10 वाक्य कर लेते हैं। फटाफट आप पहले इसको हल कर लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आया है। देखिए, द बॉय सेड टू महमूद, लड़के ने महमूद से कहा द काइट हैज़ गॉन, पतंग जा चुकी है। तो आप क्या कर दीजिए, सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ कंजक्शन लगा दीजिए दैट, द काइट हैज़ का हैड कर दीजिए क्योंकि यहाँ सेड है बस, ठीक है। इस तरह से यहाँ टोल्ड करिए, यहाँ दैट लगाइए, यहाँ हैज़ का हैड कर दीजिए, आपका वाक्य एकदम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन। तो पहली बात तो सेड टू का आप क्या कर दीजिए, टोल्ड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सन के बाद जो है आप कंजक्शन दैट लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू का जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है सन के अनुसार, ई ने सन के अनुसार यू का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना। और सैल का जो है, देखिए सैल का शुड होता है लेकिन ही के साथ बिल लगता है, इसलिए हो जाएगा वुड, इसलिए बताएगा वुड का कॉमन होता है, ठीक है। वुड हो जाएगा दैट ही वुड, और हैव का हैव ही रहेगा क्योंकि वुड, क्योंकि बताया क्या गया है, सैल हैव बिल हैव सैल भी, तो सैल को शुड बिल को वुड में बदलते हैं, ना कि हैव को हैड में बदलते हैं, तो वुड के साथ भी हैव ही रहेगा। एंड द काइट, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन दैट ही वुड हैव एंड द काइट। चलिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं, सताक्षी सेट टू हर हस्बैंड, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा हस्बैंड दैट, उसके बाद लगा दीजिए, टुडे का दैट डे हो जाएगा आई का, सताक्षी के अनुसार सी हो जाएगा, और सी के साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा। प्रिपेयर गुड स्वीट्स फॉर यू का हस्बैंड के अनुसार हिम हो जाएगा। अगला है द टीचर सेट टू द बॉयज, सेट टू का टोल्ड द बॉयज कर दीजिए, उसके बाद यहाँ का दैट लगा दीजिए, फिर यू का बॉयज़ के अनुसार दे हो जाएगा क्योंकि बॉयज़ बहुवचन है, दे हो जाएगा। शुड लर्न, अब योर का देर हो जाएगा, यू के साथ योर लगता है, दे के साथ देर हो जाएगा, लेसन डेली। अगला है पांचवा वाक्य, द प्रेसिडेंट विल से, अब यहाँ से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मत कुछ चेंज करिए, दैट लगा दीजिए। द प्रेसिडेंट विल से दैट इंडिया विल बी ए वेरी पावरफुल कंट्री सून, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि विल से है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चलिए छठवां वाक्य देख लेते हैं, द टीचर सेड टू द गार्जियन, तो यहाँ टोल्ड द गार्जियन दैट कर दीजिए, फिर योर का गार्जियन के अनुसार, ठीक है, हिज हो जाएगा हिज सन, डज नॉट का डिड नॉट कर दीजिए, अटेंड, और माई का टीचर के अनुसार हिज हो जाएगा क्लास डेली। मैनेजर सेड टू द क्लर्क, सेड टू का टोल्ड कर दिए, टोल्ड द क्लर्क दैट, यू का क्लर्क के अनुसार ही हो जाएगा, और डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में है इधर, इसको भी हैड नॉट, पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट, फिनिश का फिनिश हो जाएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और योर का जो है क्लर्क के अनुसार हिज हो जाएगा वर्क, ठीक है। स्टरडे, तो दोस्तों ये स्टरडे मोबाइल टाइपिंग मिस्टेक है, तो स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे आठवां वाक्य, द प्यून सेट टू का टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड हिज वाज दैट, आई का प्यून के अनुसार ही कर दीजिए, आई एम का वाज कर दीजिए, ही वाज वेरी थैंकफुल टू, फिर यू का बास के अनुसार हिम हो जाएगा, फार फिर योर का, ठीक है, बास के अनुसार हिज हो जाएगा फेवर। चलिए नौवां वाक्य देख लेते हैं हम। नौवां वाक्य हमारा, द जज सेट टू द प्रिजनर, सेट टू का टोल्ड कर दीजिए, दैट कर दीजिए, आई का जज के अनुसार ही हो जाएगा, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, फारगिव यू का प्रिजनर के अनुसार हिम हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। चलिए लास्ट वाक्य देख लेते हैं, द प्लेयर्स और सेइंग, ठीक है, सेइंग के बाद दैट लगा दीजिए आप, वी का जो है प्लेयर्स के अनुसार दे कर देंगे, डू नॉट का डू नॉट ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, आर सेइंग भी प्रेजेंट टेंस है, तो दे डू नॉट एक्सेप्ट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट मैन एज द कैप्टन ऑफ आवर, आवर तो देखिए वी के साथ आवर लगता है, तो यहाँ दे आप कर दिए तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये 10 एक्सरसाइज हम आपको करा दिए। अब इसके बाद आगे आपको और भी एक्सरसाइज है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर डालिए। कोई भी अगर आपके समझ में कम आए तो आप हमारे पास कमेंट करके उसका रिप्लाई पूछ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको बताएंगे और उसका भी कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। इस तरह से हम आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। अगली वीडियो आपको समय से मिल जाए इसके लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी को हमारे साथ बढ़ाते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।